वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंदर एक कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल के जस्ट पास में इसकी एक इमरजेंसी बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के ऊपर एक सेमिनार हॉल बना हुआ है। इस हॉल के 2 पॉइंट है जहां से हम एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। इस हॉल के अंदर 9 अगस्त को सुबह 6 बजे 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर का शव देखा जाता है। ये बेसिकली इसी कॉलेज के अंदर से ट्रेनिंग कर रही थी और साथ में यहीं से वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही थी। जब इसको पहली बार देखा गया तो इसकी बॉडी के हर एक पार्ट से ब्लड बाहर निकल रहा था और जिस दिन ये घटना इसके साथ में होती है उस दिन ये यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे थी। इसके प्राइवेट पार्ट से इसके जो नाक है, कान है, आँख है, मुंह है, मतलब बॉडी के हर एक हिस्से से ब्लड बाहर निकल रहा था। यहाँ तक कि इसकी गर्दन की पीछे की जो बोन है वो भी यहाँ पे टूटी हुई थी। इस ट्रेनी डॉक्टर को बड़ी बेरहमी के साथ मारा जाता है। मतलब कोई इतना दानव हो कैसे सकता है? इसकी आवाज़ ना निकले, चीख ना निकले, इसके लिए इसका जो मुंह है, इसका जो सिर है उसको दीवार से सटा दिया जाता है। गले को और मुंह को इतनी ज़ोर से दबाया जाता है कि गले का थायराइड कार्टिलेज तक टूट जाता है। ये चश्मा पहना करती थी। जब उसके साथ ये घटना होती है तो उसका जो चश्मा है वो टूटता है और टूटने के बाद उसके जो कांच है वो इसकी आँख में, इसके नाक में और इसके मुँह के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। इस सारी घटना को अपन समय और तारीख के साथ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था और आज तक इस केस का क्या हुआ है। 9 अगस्त की रात को ये ट्रेनी डॉक्टर अपनी 36 घंटे की शिफ्ट खत्म करती है। अर्थात ये पिछले 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी। जाहिर सी बात है कि 36 घंटे लगातार काम करने के बाद इंसान काफ़ी थक जाता है। तो जब सोने की बात आई तो इन्होंने सोचा कि अपन अपने कॉलेज के सेमिनार हॉल के अंदर ही सो जाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सेफ जगह तो क्या हो सकती है। तो वो 2 बजे जब सोने जाती, इवन वो सोने से पहले 2 बजे से पहले ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर करती है। वो फूड आता है, फिर उसको खाती भी है। वो अपने घर वालों से भी बात करती है। फिर फाइनली वो 2 बजे उस सेमिनार हॉल के अंदर सोने के लिए जाती है। इस सारी घटना को अंजाम दिया जाता है संजय रॉय नाम के एक शख्स के द्वारा, जो कि एक सिविक वॉलंटियर था पुलिस वेलफेयर बोर्ड में। सिविक वॉलंटियर का मतलब हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पुलिस के अंदर भर्ती था। 12,000 कुछ इसकी सैलरी थी। मतलब ये कोई परमानेंट जॉब पे नहीं था, जैसे कि परमानेंट जॉब पे जो टीएडी अलाउंसेस वगैरह जो भी मिलते हैं वो सब इसको नहीं मिलते थे। शुरुआत में ये कोलकाता पुलिस डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप को ज्वाइन करता है, बट 2019 में ये पुलिस वेलफेयर सेल में शिफ्ट हो जाता है। बाद में इसे वहाँ से भी मूव किया जाता है और ये पुलिस आउटपोस्ट एट आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर शिफ्ट हो जाता है। इसकी वजह से इसके पास कॉलेज के कई हिस्सों का एक्सेस था जहाँ पे ये बिना किसी की परमिशन के जा सकता था। इसके फैमिली बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इसकी एक सिस्टर का कहना है कि ये हमेशा शराब के नशे में धुत रहता है और हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड के अंदर अगर इसकी पत्नियों की बात करें तो इसने 4थी शादी करी थी। इसकी 3 पत्नियां इसे छोड़ के जा चुकी थी क्योंकि ये उन्हें अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेकर हमेशा प्रेशराइज करता रहता था। इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, ये पकड़ा कैसे गया? आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो इमरजेंसी बिल्डिंग है उसमें जो सेमिनार हॉल है, उस सेमिनार हॉल के 2 गेट है और दोनों के ऊपर ही कैमरे लगे हैं। बट जो एक गेट का कैमरा है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, बट जो दूसरा कैमरा है उसमें 9 अगस्त की सुबह 3 से 4 बजे के बीच में संजय रॉय को उस इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसता हुआ देखा गया और लगभग 6 बजे के आसपास ये उस इमरजेंसी बिल्डिंग से वापस बाहर निकला। यही वो टाइम पीरियड था जब ये घटना हुई थी। इसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग था जो पुलिस के हाथ लगा था कि जब ये इमरजेंसी बिल्डिंग के अंदर घुसा उस समय इसके गले के अंदर एक ब्लूटूथ हेडफोन लगा हुआ था और जब ये वापस बाहर निकला तो वो हेडफोन इसके गले में नहीं था। जब इसने ये मर्डर किया था, जब उसने ये रेप किया था, उस समय उसका ब्लूटूथ हेडफोन था वो वहीं पे गिर गया था। बाद में जब पुलिस ने उस ब्लूटूथ हेडफोन को इसके फ़ोन से, इसकी डिवाइस से कनेक्ट करके देखा तो ये तुरंत ही उससे कनेक्ट हो गया था। उसी दिन 9 अगस्त की शाम को ही 6 बजे के आसपास संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बड़ी शर्म की बात है। मतलब इन लोगों की सोच देखो आपकी कहाँ तक जाती है, कितनी नीच सोच के ये आदमी होते हैं। जब इससे पूछा गया तो ये पुलिस को कहता है कि मैंने जो भी करा है मुझे उस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, चाहे तो आप लोग मुझे फांसी पे चढ़ा दो। यहीं से स्टार्ट होती है पुलिस और प्रशासन की लापरवाही। 9 अगस्त को सुबह 6 बजे पहली बार किसी शख्स के द्वारा बॉडी को देखा गया था। ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी को देखा गया था। फिर वो आसपास में लोगों को बुलाता है, कॉलेज में जो भी लोग उस समय सुबह के समय मौजूद थे उन सबको बुलाता है। तो इसी दौरान लगभग 1 घंटा और निकल चुका होता है और लगभग 7 बजे, सुबह के 7 बजे वहाँ से कॉल लगाया जाता है कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को। उन्हें कहा जाता है कि अपने कॉलेज के अंदर ऐसी घटना हो गई है तो आप तुरंत प्रभाव से कॉलेज चले आइए। संदीप घोष का जवाब आता है सामने से कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के अंदर कॉलेज पहुंचता हूं। लगभग 8:05
या 10 मिनट के आसपास संदीप घोष जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंच के वो बॉडी के पास जाते हैं, बॉडी को देखते हैं। उसके बाद में वो वहां से अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जाते हैं। तो इसी दौरान 1 घंटा और निकल चुका होता है, लगभग 9 बज चुके होते हैं। फिर 9 बजे कॉल लगाया जाता है पुलिस को। 10-15 मिनट के अंदर पुलिस जो है वो वहाँ पे पहुँचती है। अब आप देखिए कि सुबह 6 बजे पहली बार बॉडी को देखा गया था और पुलिस पहुँच रही है 9:15 बजे के आसपास। लगभग 3.25 घंटे का गैप बीच में आ चुका है। इस बीच में सबूतों के साथ में क्या हुआ होगा ये हम क्या बता सकते हैं। पुलिस आती है, पुलिस अपनी जांच करती है, कुछ सैंपल्स वगैरह इकट्ठे करती है। उसके बाद 10:53 पे पहला कॉल लगाया जाता है उस ट्रेनी डॉक्टर की मदर को, क्योंकि ट्रेनी डॉक्टर जो थी उसने इमरजेंसी नंबर अपनी मदर के दे रखे थे। मतलब घर पे इन्फॉर्म करा जा रहा है 4 घंटे और 53 मिनट बाद में। 10:53 पे कॉल लगाया जाता है। जो भी वहाँ से बात कर रहा था हॉस्पिटल की तरफ से, वो कहता है उसकी मदर को कि आप तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी जो बेटी है वो काफ़ी बीमार है। ऐसा कह के वो फ़ोन काट देता है। सामने से फिर उसकी मदर जो थी वो चिंतित होती है। तो फिर बाद में वो वापस कॉल बैक करते हैं, घर से वापस कॉल बैक करते हैं हॉस्पिटल में। तो फिर से वो कॉल उठाते हैं और जब मदर पूछती है कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, तो सामने से जवाब आता है कि आप तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल आ जाइए, और सामने से कॉल कट जाता है। उसके बाद में उसके घर से वापस कॉल लगाया जाता है। फिर से जब हॉस्पिटल में बात होती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है, आप तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही उनके माँ बाप के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद में वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उन्हें लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो 12 से 12:15 के आसपास लगभग वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो पुलिस प्रशासन और अस्पताल का जो प्रशासन है उससे अपनी बेटी का चेहरा दिखाने के लिए गुहार लगाते हैं, लेकिन उन्हें बाहर 3 घंटे तक इंतज़ार करवाया जाता है। उसके बाद किसी एक इंसान को अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। फिर जब उसके फादर अंदर एंटर करते हैं, कैन वी इमेजिन दिस मोमेंट, मतलब उस बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी जब उसने अपनी बेटी को इस हालत के अंदर देखा होगा। शरीर पे ऊपर की बॉडी के ऊपर केवल कपड़ा था, नीचे की पूरी बॉडी ऐसे ही थी। 90 डिग्री के ऊपर पाँव थे, पूरी बॉडी से ब्लड बाहर निकल रहा था। मतलब वो क्या ही दृश्य रहा होगा। मामला जैसे ही सोशल मीडिया पर आया तो पूरे वेस्ट बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स, इंटर्न्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनीज स्ट्राइक पे चले गए। केवल इमरजेंसी ड्यूटीज़ करने लगे और 12 अगस्त को उन्होंने ये ड्यूटीज़ भी बंद कर दी, कंप्लीट स्ट्राइक कर दी और सीबीआई केस की जांच के लिए मांग करने लगे। 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें आता है कि आरोपी ने रेप व मारपीट के बाद में ट्रेनी डॉक्टर की गला व मुंह दबाकर हत्या कर दी। इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष का एक बयान और आता है। ये कहते हैं कि मतलब किसी इंसान की इतनी घटिया, इतनी वाहियात सोच कैसे हो सकती है, जो तो वो किसी कॉलेज के प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि ये लड़की वहाँ पे लेने ही क्या गई थी। बाद में जब पॉलिटिकली और सोशली इनके ऊपर प्रेशर आता है तो ये अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। एक और आश्चर्य की बात यहाँ पे निकल के आती है कि इस्तीफा देने के 8 से 12 घंटे बाद ही इन्हें वेस्ट बंगाल के किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग मिल जाती है। और इनसे जब जांच हुई, पूछताछ हुई, तो 1 हफ्ते पहले ही इन्होंने अपने फ़ोन की जो डिटेल्स है, जैसे कि कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स थे, कुछ मैसेजेस थे और कुछ डेटा जो है इन्होंने अपने फ़ोन से डिलीट करा था। तारीख आती है 13 अगस्त। कलकत्ता हाईकोर्ट इस केस की जांच सीबीआई को सौंपता है और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम घटनास्थल का दौरा करती है। अगले दिन 14 अगस्त ऑल इंडिया गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले कहते हैं कि ये रेप नहीं, गैंग रेप भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 मिलीग्राम सीमेन मिला है, जो इतनी मात्रा में किसी एक शख्स का नहीं हो सकता। जानकारी के अनुसार उस दिन अस्पताल में 5 लोगों की ड्यूटी थी। इसी दिन 14 अगस्त को जब प्रोटेस्ट चल रहा था इस हॉस्पिटल के बाहर, लोग अपनी मांगे रख रहे थे कि महिलाएं जो हैं वो देर रात तक काम क्यों नहीं कर सकती है, उन्हें अपना हक मिलना चाहिए, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसी दौरान रात को 12:30 बजे जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, कुछ लोगों की मॉब, कुछ भीड़ आती है और इन प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के ऊपर और अस्पताल के ऊपर हमला कर देती है। जो ये घटना स्थल था जहाँ पे ये घटना हुई थी, वो लोग वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी तोड़फोड़ करते हैं, सब चीज़ों को तहस-नहस कर देते हैं। मतलब उनके हाथ में जो भी चीज़ आती है हॉस्पिटल से रिगार्डिंग, वो सबको तोड़ने में लगे हुए थे। अब ज़रा सोचिए कि सीबीआई जिन सबूतों को जुटाने में लगी हुई है, उन सबूतों का क्या होगा। ये लोग कौन है, ये क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है, ये क्यों आए हैं। पुलिस प्रशासन से जब बाद में बात की गई तो उनका कहना है कि हमने हमारे इतिहास के अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। बाद में पुलिस ने एडिशनल फोर्सेस बुलाई,
टीयर गैसेस का यूज़ करा, फिर जाके इस भीड़ पे कंट्रोल पाया गया और इसको वापस यहाँ से भगाया गया। लेकिन आप ज़रा सोचिए, कितना सोचने की बात है कि यहाँ पे पॉलिटिकली कितनी चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर काम कर रही है। मतलब लोग जो सबूत है उसको मिटाने के लिए किस हद तक उतर चुके हैं, इसके पीछे किस किस का हाथ होगा, कितने बड़े लोग, कितने नाम सामने आएंगे अगर इस केस की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए तो। अगली तारीख 15 अगस्त, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस तोड़फोड़ का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया। अंत में ये केस हमारे लिए कुछ सवाल जरूर छोड़ के जाता है। पहला सवाल डॉक्टर संदीप घोष के लिए कि उन्हें रिजाइन करने के 8 से 10 घंटे के भीतर ही किसी दूसरे कॉलेज के अंदर ज्वाइनिंग कैसे मिली और उन्होंने 1 हफ्ते पहले ही अपने फ़ोन की डिटेल्स क्यों डिलीट करी थी। दूसरा सवाल यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो मॉब थी जिसने अटैक करा था हॉस्पिटल के ऊपर, ये लोग कौन थे, इनका क्या मकसद था। तीसरा सवाल, घटनास्थल को खुला छोड़ दिया गया था, उसको सील नहीं किया गया था। चौथा सवाल हमारे पास ये निकल के आता है, जब ये घटना हुई थी तो उसी समय उस घटनास्थल के आसपास वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया था, जैसे कि पेंटिंग वगैरह का, तो क्या इसके पीछे सबूतों को मिटाने की कोई साजिश थी। अच्छा, अब आगे क्या? अभी तक तो देखो हमें ये तक नहीं पता चल पा रहा है कि इस घटना के पीछे कोई एक अकेला आदमी है या फिर और भी कई लोग शामिल है या नहीं है। खैर ये केस तो छोड़ो, इस केस को तो कुछ दिन हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत का केस लेते हैं हम, उस केस को हुए कितने दिन हो चुके हैं, बट हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों करा था। देखो असलियत वो नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। असलियत तो वो है जो हमसे ऑलरेडी छिपाई जा चुकी है। हमें पता ही नहीं असलियत के बारे में, तो हमारे सामने चीज़ें आती नहीं है। अच्छा, अब आगे हम क्या करेंगे? देखो अभी तो हम सोएंगे, हम जगेंगे, हम वापस जगेंगे, लेकिन हम कब जगेंगे? हम तब जगेंगे जब एक और दरिंदा ऐसी किसी घटना को, किसी वारदात को अंजाम देगा। धन्यवाद।